मैंने बोला था ना आपको कि यूएई में से एलतशी जो लोग हैं उनको उठा रहे और डिपोर्ट करें बगैर बताए, उनके पैसे जब्त करके, उनके सारी सरमायाकारी जब्त करके उनको डिपोर्ट करें। आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, है ना। ये नीचे जो अब आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको अभी सुनाता हूं, ये सुनिए। ये वो शख्स है जो कि वहां से डिपोर्ट हो गया है। ये कैसे डिपोर्ट हुआ, क्यों डिपोर्ट हुआ, ये अब आपको खुद अपनी जुबानी बताएगा, है ना। आज से महीना पहले मैंने बताना शुरू किया था ना, 1.5 महीना पहले कमेंट कर रहे थे ना, दुबई सेफेस्ट कंट्री, तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, शारजा में, अजमान में और ये अबू धाबी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लै फिर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो कि मुझे यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है, और मैंने वहां पर एयरपोर्ट पर जाते हुए इट्समीन के जो मुझे जिस बस में लेकर जाया जा रहा है लास्ट में जहाज की तरफ, फ्लाइट की तरफ, उसमें एक छोटी सी वीडियो शूट की थी जिसमें मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने एक क्लिप वहां पर अपलोड किया जिसमें लाखों लोगों ने वहां पर कमेंट्स दिए, व्यूज आए, और इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी व्यूज आए। तो मैं आपको बता दूं, मैं अपनी इस वक्त आप लोगों को स्टोरी बताने के लिए बैठा हूं कि मुझे किस तरह से यूएई से डिपोर्ट किया गया है। और मेरी अगर मैं बात करूं जॉब की, तो मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जॉब थी और एक हैंडसम सैलरी मैं वहां पर ले रहा था, जिससे मेरे घर का सर्कल भी बहुत अच्छा चल रहा था। आप लोगों को पता है कि जब आप यूएई में जाते हैं, आप कर्जे उठाकर, और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम लगता है आप लोगों को स्टेबल होने के लिए, इसी तरह मेरी भी सिचुएशन थी कि मैं जब स्टेबल हुआ तो मैंने कुछ बल्कि अपने घर के काम वगैरह भी शुरू करवाए। इट्स मीन कि मैंने अभी रिसेंटली अपने घर के काम शुरू करवाया था, और अचानक ही मुझे 28 अप्रैल 2026 को कॉल आती है शाम 5 बजे, जब मैं ऑफिस में मौजूद होता हूँ। और मुझे जिस नंबर से कॉल आती है वो नंबर आप लोगों के सामने 0440858864। अब आप लोग ये समझेंगे कि शायद इसी नंबर से आप लोगों को भी कॉल आएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नंबर सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस स्टेशन का है, जो कि जहां पर उस पुलिस स्टेशन में सीआईडी बैठी हुई है। अब मुझे कॉल में क्या कहा जाता है, मुझे कॉल में कहा जाता है कि आपका नाम अरसलान हुसैन बुखारी है, वल्द सैयद मोहम्मद असगर बुखारी है। मैंने कहा जी मेरा नाम यही है। उसके बाद मुझे कहते हैं आप किधर हो। मैंने कहा सर मैं ऑफिस में बैठा हूँ। उसने कहा किस जगह हो इस वक्त। मैंने कहा सर अल-कसेस। तो मुझे साथ ही वो कहता है कि अभी उठो और अल खवानीज पुलिस स्टेशन में आओ। मैंने कहा सर क्या मतलब, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है आपके साथ, तो आप फिलहाल इस पुलिस स्टेशन में फौरन आए। मैं आगे से उन्हें कहता हूँ कि सर मैं अपने मैनेजर से बात करके आपको बताता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि किसी मैनेजर से बात नहीं करनी, अभी उठो इसी वक्त और चुप करके निकल आओ। मैंने कहा सर मेरा मैनेजर मुझे नहीं आने देगा, मेरी सैलरी कट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं वहां से उठता हूँ, और उठने के बाद मैं अपने मैनेजर को बताता हूँ, और वो भी परेशान हो जाता है कि यार पुलिस से क्यों कॉल आई है, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें हमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तानी को रिपोर्ट किया जा रहा है, किसी की गंज करके रिपोर्ट किया जा रहा है, पता नहीं किस किस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि अबू धाबी शारजा में ज्यादा चल रहा था। हम ये सोच रहे थे शायद अब पाकिस्तानी को नहीं निकाल रहे, अब माहौल बिल्कुल बेहतर हो गया है, और हम अल्लाह पाक से बड़ी दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक इस तरह से माहौल बेहतर रखे। यहाँ तक कि मैं कुछ दिनों पहले, यानी कि रिपोर्ट होने से कुछ दिनों पहले, मैं बुर्ज खलीफा घूमने भी गया, और वहाँ की भी बल्कि वीडियोस, वहाँ की अच्छाई बल्कि पॉजिटिविटी है वो मैंने शो करवाई कि मैं यहाँ पर घूमने आ रहा हूँ, मैं बड़ा सेफ हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जो जिस जगह से कॉल आ रही है वो तो खुद यजीदी टोले से ताल्लुक रखते हैं। अब जब मुझे वहां से उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप फौरन वहां से निकलो और अभी पुलिस स्टेशन आओ, मैं वहां से पुलिस स्टेशन तो नहीं गया, लेकिन एक ऑफिस की उस वक्त बस हमारी निकलती है जो कि मेरे रूम की तरफ जाती है। मैं पहली बस में बैठकर अपने रूम की तरफ पहुंचा, और मैंने एक दोस्त को कॉल की जो दोस्त वहां पर बहुत सालों से मौजूद है। उसे मैंने ये हाल बताया तो वो कहता जल्दी से करो अपनी पैकिंग, अपने सामान वगैरह पैक कर लो, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है कि आपको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। वो भी परेशान हो जाता है, और वो ये समझता है कि शायद मैंने कोई वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई के खिलाफ, कोई दुबई के खिलाफ कोई ऐसी वीडियोस अपलोड की है, या ईरान की स्पोर्ट में मैंने कोई ऐसी वीडियोस अपलोड की हैं, वो उसके यानी कि ज़हन में ऐसे वसवसे आते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा मैंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने तो बल्कि वो बुर्ज खलीफा घूमने जा रहा हूँ, कभी किसी और जगह घूमने जा रहा हूँ। इट्स मीन कि मैं काइट बीच कभी जा रहा हूँ। मैंने कोई अभी मैं पॉजिटिविटी दिखा रहा हूँ, मैंने यानी कि जंग के बाद हम लोगों ने वीडियोस तो स्क्रॉल की हैं, यानी कि देखते जरूर थे, लेकिन मैंने कभी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट भी नहीं किया, मैं जब तक यूएई में मौजूद रहा। उसके बाद जब मुझे दोबारा से कॉल आती है, मुझे जब कॉल आई दोबारा से उसी नंबर से अल खवानीज पुलिस स्टेशन से, तो उस वक्त उन पुलिस वालों का, उन सीआईडी वालों का जो टोन होती है वो चेंज हो जाती है। मुझे कहते हैं किधर हो तुम। मैंने कहा सर मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ और रूम की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हें किसने कहा था कि रूम की तरफ जाओ। मैंने तुम्हें कहा था अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचो। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम प्लानिंग कर रहा है, तुम कोई ना कोई ड्रामेबाजी कर रहा है हमारे साथ। हमने बड़े परेशान किया, पुलिस वाले मुझसे उर्दू में कैसे बात कर सकते हैं, ये तो अरबी लोग होते हैं, मुझसे करनी है तो इंग्लिश में बात करें। फिर उसके बाद मेरा दिल और ज्यादा डर जाता है। मेरे दोस्त साथ होते हैं उस वक्त मौजूद होते हैं, रूम के बाहर खड़े होते हैं, मैं बुला लेता था, उन्हें बताता हूँ ये हाल यार इस तरह हुआ है। उसके बाद वो भी कहते हैं कि यार पुलिस स्टेशन चले जाओ, हो सकता है आपके इर्द गिर्द कहीं खड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की जो कैमरास की सिस्टम है वो बहुत ज्यादा आपको देखते हैं, किसी भी वक्त हमें उठा लिया जाता है, यानी कि हमें कुछ नहीं पता होता। फिर उसके बाद मैं अपने सामान को पैक करता हूँ, पैक करने के बाद अपना वहां से निकलता हूँ, और मेरे दोस्त ही मुझे गाड़ी में अपनी बैठाते हैं कि यार चलो हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन मैं उन्हें मना करता हूँ कि यार नहीं, मेरी वजह से आप लोग भी फंस जाएंगे, आप लोग ना जाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो कहते नहीं मैं आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप जो है मैंने उन्हें कहा कि यार आप फिर बाहर रहना, आपने उस पुलिस स्टेशन की हदूद में भी नहीं आना, मुझे थोड़ा सा पीछे उतार देना और आप लोग चले जाना। लेकिन वो कहते हैं हम 1-2 घंटा तुम्हारा वेट करेंगे, अगर तुम आगे तो अल्लाह करे वो दुआएं करे थे कि यार वापस आओ, क्योंकि एक अच्छा है कि यार ताल्लुकात बन जाते हैं वहाँ पर आपकी फैमिली, क्योंकि हमारा वो भी हमने सोच लिया था वो भी हमारे घर है, हम अब उसे सेकंड होम समझने लग गए थे, क्योंकि टाइम 3 साल का वहाँ पर गुजारना, वहाँ पर रोजी रोटी करना, हर इंसान वहाँ पर रोजी रोटी के लिए जाता है। उसके बाद मुझे अंदर सीआईडी लेकर जाती है, जब मैं अंदर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, एक फीमेल बैठी होती है सामने, वहाँ पर मेरी आईडी मांगी जाती है, मैंने आईडी दी, फौरन ही उन्होंने नंबर पूछा किस नंबर से कॉल आई थी, मैंने किस नंबर से फोन आया मुझे, उन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं उसके बाद वो उठती है, फौरन ही उन्हें पता होता है कि सीआईडी का नंबर है, एक बंदे को बुलाती है और वो मुझे ले जाकर पुलिस स्टेशन में साइड पर अंदर की तरफ मुझे ले जाता है बंदा। फिर उसके बाद वो मुझे पीछे से ना ऐसे पुश करता है,
अंदर की तरफ जो रूम के अंदर मुझे डालने के लिए मुझे पुश करता है। जैसे अंदर इंटर होता हूँ, अंदर सीआईडी बैठी होती है, 4 से 5 लोग बैठे होते हैं, और जिसमें से एक बंदा कॉलिंग कर रहा होता है। उसी दौरान वो मुझे कहता है कि जेब में क्या है? मैंने कहा मोबाइल है। कहता निकालो। और क्या? मैंने कहा पर्स है। कहता निकालो और टेबल पे रख दो। मैं वो चीजों को टेबल पे रख देता हूँ। उसके बाद वो मुझे गुस्से से इस तरह से देख रहे होते हैं जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैं कोई डकैती मार कर आया हूँ, मैं किसी का कत्ल करके आया हूँ। इस तरीके से मुझे वहां पर देख रहे होते हैं कि अभी मुझे अभी मार डालेंगे वो लोग। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि सर मुझे क्यों बुलाया गया यहाँ? कोई जवाब नहीं दिया जाता। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने सवाल किया कि सर वजह तो बता दें, मुझे बुलाया क्यों गया? अब आप ये देखें हम उनसे कितने प्यार से बात कर रहे हैं उस वक्त, क्योंकि हम जाहिर बात है पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, उनके मुल्क में मौजूद हैं, वो सीआईडी है, कुछ भी कर सकती है। उसके बाद वो मुझे कहता खामोशी से खड़ा रहे, तेरी आवाज ना निकले। मैं उस वक्त खामोश हो जाता हूँ। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मुझे उठाता है, चाबी उठाता है और हवालात की तरफ ले जाता है। हवालात की तरफ ले जाने के बाद मुझे हवालात में डाला जाता है। अंदर जैसे ही मुझे वो दोबारा से मैं उसको कहता हूँ कि सर ये तो हवालात है, मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं? मेरा कसूर क्या है? मुझे पीछे से मुक्का मारता है और अंदर उसके अंदर हवालात में डाल देता है। अंदर जैसे इंटर होता हूँ वो 5 लड़के और मौजूद होते हैं, और उनसे जब मैंने पूछा कि यार आप किस केस में आए हैं, आप किस केस में आए हैं, तो उन्होंने कहा यार मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, पिछले 15 साल से यहाँ पर हूँ। एक कहता है कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर हूँ, एक कहता है मैं 8 साल से यहाँ पर हूँ, और सब जॉबियंस। एक बंदा जब मैं इंटर होता हूँ तो एक बंदा सिर्फ रो रहा होता है। उसके अलावा वो यानी कि मैं उसको खुद कहता हूँ कि यार क्या हो गया, परेशान क्यों हो, आप क्यों रो रहे हो? मैं खुद उसको परेशानी नहीं आ जाता हूँ, लेकिन मैं उसको दिलासा दे रहा हूँ। जो लड़कों से पूछा जाता है, मैंने कहा वजह क्या है? कहता है यार ये अहले तशीयों को उठा रहे हैं, शिया कौम को उठा रहे हैं। मैंने कहा हमारा कसूर क्या है? कहता है यही तो बता नहीं रहे कि हमारा कसूर क्या है। सबसे पूछता हूँ वो यही बात करते हैं कि यार हम भी अहले तशी हैं तो इस वजह से उठाया, यानी कि वो उसमें से एक भी अहले सुन्नत नहीं है। उसके बाद जब वहां से हमें ले जाया जाता है, हमें उठाते हैं, मैं आखिरी बंदा होता हूँ जो यानी कि मेरा वेट कर रहे होते हैं वो लोग। वो आधे घंटे के बाद घंटे के बाद हमें वो कहते हैं कि आ जाओ बाहर सारे। हवालात ओपन करते हैं, बाहर लाइनों में नीचे बैठाते हैं हमें 5 को। उसके बाद गाड़ी निकालते हैं, सामान वगैरह में पूछते हैं कि कौन सा सामान, हमने बताया सामान है। हमने कहा शायद हमें छोड़ने लगे, लेकिन वो हमें छोड़ने नहीं लगे थे। वो हमें अल खवानीश पुलिस स्टेशन से अल बरसान पुलिस स्टेशन 3 जो कि जेल है, पुलिस स्टेशन ना कोस है, वो जेल है जहां पर मैंने ले जाया जाता है। वो किस तरह? वो रास्ते में मैं पढ़ता हूँ ओमान हत्ता डैम। मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं हत्ता डैम घूमने भी गया था लास्ट ईयर। तो मैं कहता हूँ कि यार ये तो आउटसाइड एरिया बिल्कुल, ये तो पहाड़ी एरिया है, ये यहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं? वो साथ एक लड़का होता है मेरे, वो टैक्सी ड्राइवर जो, मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये किस जगह जा रहे हैं? उसने मुझे कहा अलवीर पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे होंगे, अलवीर जेल में लेकर जा रहे होंगे। मैंने कहा अच्छा। कहता हाँ। कहता अभी खामोशी से बैठे रहो, वो हमें देख रहे हैं, यानी कि सामने हम बैठे होते हैं, पीछे हमें बैठा देते हैं गाड़ी के। उसके बाद वो जैसे ही अल बरसान पुलिस स्टेशन यानी कि अल बरसान जेल में पहुंचते हैं हम, अंदर एंट्री होती है हमारी। एंट्री होने के बाद एक जंगला सा बना होता है प्रॉपर जिस तरह किसी कैदियों को अंदर ला जाता है, मैंने मूवीज में वो सीन देखा होता है। तो सेम उस तरह से हमें अंदर, पहले वो खुद वेट करते हैं आधा घंटा, यानी कि उनका वेट किया जा रहा है सीआईडी वालों का। सीआईडी के लिए अभी दरवाजा नहीं ओपन किया जा रहा, यानी अंदर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो दरवाजा ओपन नहीं होगा। अंदर से आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद ऑर्डर आता है, वो दरवाजा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें अंदर ले जाया जाता है गाड़ी को, और जैसे अंदर गाड़ी लेकर जाई जाती है पीछे से डोर को बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक लॉक होता है। उसके बाद जैसे ही वो रोकते हैं गाड़ी, 10 गार्ड भागे हुए आते हैं हमारी तरफ। मैं उस वक्त भी परेशान हो जाता हूँ, बाकी लोग भी परेशान हुए होंगे, जाहिर बात है। मैं लेकिन अपनी बात बताऊँ तो आप लोगों को मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि 10 लोग हमारी तरफ इतनी तेजी से आ रहे हैं। वो लाइन बता खड़े हो जाते हैं जैसे हम लोग बहुत बड़े क्रिमिनल हो, हमने पता नहीं कोई जिना कर दिया हो, नाउजुबिल्लाह, हमने कोई गुनाह कर दिया हो। यार इज्जत की रोटी कमा रहे थे वहां पर, और हमेशा उनके लिए दुआएं करते थे, कभी बददुआ नहीं निकली थी। लेकिन हमें क्या पता था कि ये यजीदी टोले हम लोगों के साथ ये बर्ताव करेंगे। उसके बाद मुझे अंदर जेल में ले जाया जाता है, हमारे सब बूट उतरवा दिए जाते हैं। मैंने तस्मे पहने होते हैं, वो तस्मे भी वहां पर फेंक दिए जाते हैं, जुराबें मेरी फेंक दी जाती हैं, मेरा जो अंदर बूट के अंदर सोल होता है उसको फेंक दिया जाता है, और वो खाली बूट हमें दे दिया जाता है, क्या पहन लो। उसके बाद हमें अंदर ले जाया जाता है, तो वहां पर लाइनों में बैठा दिया जाता है जमीन पर। हमारे ऑलरेडी पेपर वहां पर बने होते हैं, वहां पर क्रिमिनल वगैरह लिखा होता है, उनका पेपर मौजूद नहीं है क्योंकि उन्होंने पेपर हमसे ले लिया था। तो वरना मैं आप लोगों को दिखाता, पिक्चर भी नहीं है क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे उस वक्त, वरना मैं पिक्चर ले लेता। फिर उसके बाद जब उन्हें हमारी बारी आती है, उसके बाद हमें वो ऐसे हमारा सामान निकालते हैं, सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग जो 5 लोग आए उसमें से आपका सामान कौन सा अलग करो। हम अपना सामान को अलग करते हैं, और सामान को अलग करने के बाद उसे साइड कर देते हैं। फिर एक एक करके हमें बुलाते हैं, वो कहते हैं कौन सा सामान तुम्हारा है, वो हमारा सामान देखते हैं और हमारे शॉपर में हमारा नाम लिखकर वहां पर डाल देते हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि किसी पासपोर्ट की तरह आप लोगों का। मैंने कहा सर मेरा रूम में पड़ा हुआ है, रूम मेट का नंबर लिख लो यहाँ पर अपने पास। 1 नंबर की इजाजत देते हैं, वो नंबर हम लोग लिख लेते हैं, और अभी हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है। जैसे वो नंबर कंप्लीट होते हैं, सामने एक लिखा होता है टॉयलेट वॉशरूम, उसके बाहर हमें बैठा दिया जाता है। बाहर बैठाने के बाद लाइनों में हमें कहा जाता है कि आप लोग अब यहाँ पर वेट करें। 1 घंटा वेट करने के बाद हमें टॉयलेट में ले जाया जाता है। टॉयलेट में ले जाने के बाद हमारी इज्जत को पामाल किया जाता है। हमें वहां कहा जाता है कि अपने सारे कपड़े उतारें। खुदा की कसम उस वक्त इस तरह हमें जहनों में डिप्रेशन में शिकार हो गए थे कि आप लोगों से बयान नहीं कर सकते हम लोग। और जो बल्कि एक और लड़का होता है जो मेरे साथ आता है, उसे भी कहा जाता है कि आप क्या नाम है, अपने कपड़े उतारें। तो वो कहता है कि यार ये क्या हरकत हो रही है। उसके बाद उसे इतनी जोर की चपेट मारी जाती है कि हम सब लोग डर जाते हैं कि यार ये तो मारेंगे। फिर जब हमने कपड़े उतारे, अंडरवेयर वगैरह पहना हुआ था, वो कहते हैं अंडरवेयर भी उतारो। जो नहीं उतारे थे उसे वो चपेट मार रहे थे बहुत जोर की। उसके बाद वो क्या नाम है, हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर कैमरे होते हैं, 2 कैमरे एक साइड पर होते हैं, एक बीच में होता है, एक साइड पर होता है, 4 कैमरे जो हमारे सामने लगे हुए जो हम देख रहे हैं। उसके बाद अब चारों इकट्ठे खड़े हैं, 4 लोगों को अंदर ले जाया जाओ, चारों इकट्ठे खड़े हैं लाइन पर, और सबके सामने हम कपड़े उतार रहे हैं, और सामने वो लोग मौजूद हैं। सब हर बंदे के सामने एक बंदा मौजूद है। हमारे कपड़े उतारे जाते हैं और हमें इस तरह हाथ रखाए जाते हैं, कैसे नेक के पीछे हाथ रखो और उठक बैठक करो। हम उस वक्त 30 टाइम्स हमें कहते हैं कि उठक बैठक करो, वो 30 टाइम्स हम लोगों ने उठक बैठक की। अब आप लोगों को पता है जो जॉब करता है वो ये जो वर्जिश वगैरह होती है उसमें ज्यादा इन नहीं होता। अब हम वर्जिश वगैरह तो करते नहीं है, तो जब वो उठक बैठक तो मैंने कर ली, करने के बाद वो कहते हैं जी आप उल्टे हो जाओ। उल्टे करने के बाद हमारे सर को जमीनों पर लगाया जाता है कि अपने सर जो है जमीन पर लगाओ और अपनी ऐस को हमारे मुंह की तरफ करो, ऊपर की तरफ करो।
लेकिन सिर्फ यहीं तक वो महदूद नहीं रहते, फिर वो कहते हैं कि इस तरह इशारा करते हैं हाथ से कि इसको ओपन करो आप, और हल्का सा भी ओपन नहीं करो, फुल ओपन करो। पता नहीं हम लोगों ने क्या ऐसा जुर्म किया था जो हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था। उसके बाद मुझे टॉयलेट आता है, छोटा पेशाब, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे पेशाब आ रहा है, क्या मैं टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? पीछे टॉयलेट है। कहता गुस्से से पहले कि नहीं। मैंने कहा सर, उसके बाद कहता जल्दी करो। जैसे मैं टॉयलेट यूज करने जाता हूँ तो वहां पर मुझे क्या नाम है टॉयलेट यूज करता हूँ। टॉयलेट पहले तो दरवाजा नहीं बंद करने देता, वो दरवाजा कहता नहीं बंद करना, सामने करो मेरे, सामने बैठ के उनके यूरिन वगैरह करता हूँ। उसके बाद क्या नाम है पहले तो 30 सेकंड और 40 सेकंड के दरमियान मेरा तो यूरिन आता ही नहीं है, क्योंकि सारी बात है कभी किसी के सामने इस तरह टॉयलेट यूज नहीं किया, और ऊपर से टेंशन दिमागी समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। उसके बाद क्या नाम है पानी यूज करने लगता हूँ तो पानी नहीं यूज करने देते संजय वगैरह के लिए। उठकर मैं हाथ धोने की तरफ जाता हूँ, सामने बेसन लगे हुए थे, हाथ धोने की तरफ जाता हूँ, ऐसे अभी टूटी को ऐसे ही चलाता हूँ। जैसे ही मैंने चलाया मेरे पीछे से उसने इतनी जोर की चपेट मारता है बंदा कि मेरे जो ये साइड है ना, तो यही जगह चपेट मारी मेरे इस नेक के ऊपर, थोड़ी सी सर के नीचे, मेरे होश उड़ जाते हैं और मैं उस वक्त रोने लग जाता हूँ कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारा कसूर क्या है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है जो उनको नहीं पता कि यार अगर ये पाकिस्तानियों को उठाया जा रहा है तो किस वजह से उठाया जा रहा है। उस वक्त ज़हन में सिर्फ यही वसवसे आते हैं। उसके बाद जैसे हम बाहर निकलते हैं, बाहर से लाइनों में बैठा देते हैं हमें। लाइन में बैठाने के बाद हमें आगे जिस जगह से लेकर जाते हैं वहां सिर्फ सीआईडी बैठी होती है, उधर से गुजारने के बाद ऊपर जेल में ले जाया जाता है हमें। उस दरमियान में 6 जगह से हमारी तलाशी ली जाती है, 6 जगह हमारी तलाशी ली जा रही है, पता नहीं हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं। फिर उसके बाद जब ऊपर जेल में ले जाया जाता है, जेल में ले जाने के बाद कोई कपड़े नहीं दिए जाते, वही कपड़े जो हम ऑफिस से पहन कर गए हैं उन्हीं कपड़ों में हम लोग जाते हैं। तस्में हमारे पास नहीं है, बेल्ट हमारा निकलवा लिया जाता है, लोगों के नाले काट दिए जाते हैं, जिन्होंने कच्चे पहने होते हैं उनके अंदर डोरियां होती हैं, वो डोरियां भी काट दी जाती हैं। खुदा की कसम लोगों की इज्जतों को कमाल किया जाता है वहां पर। हम लोग तो सोचते थे कि यूएई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा कंट्री है, हम तारीफें करते थे, बल्कि मैंने अपने कजन का वीजा भी अप्लाई किया हुआ था कि यार यहाँ पर आ जाएगा, सेटल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि यार इस तरह भी ये करते हैं। हम ये समझते थे कि जो कसूरवार होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की होती हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। यहाँ पर तो जो क्रिमिनल भी नहीं है उनके साथ भी ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, ऐसा क्यों? उसके बाद जब ऊपर जेल में ले जाया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि 10 ऐसे 5 एक जगह टेलीफोन बूथ लगाए होते हैं कि हम समझे कि शायद हमें कॉल करवाएंगे घरों में या बात करवाएंगे कि आप अपना बंदोबस्त करें, कुछ ऐसा करें। लेकिन हमें नहीं पता कि वो सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया, कि कोई बड़ा आता है कोई यानी कि बाहर के मुल्क से, सिर्फ उसको दिखाने के लिए लगाया गया, अपने बापों को दिखाने के लिए लगाया गया, इसराइल को दिखाने के लिए लगाया गया, इसराइल को शो करवाने के लिए कैमरे में हमें नंगा किया गया। क्या इतना हमारे साथ जुल्म, ये किस तरह का इंसाफ है हमारे साथ? हमने वहां पर टाइम दिया, हमने वहां पर इज्जत की रोटी कमाई, हमने वहां पर कोई रूल्स ब्रेक नहीं किए, ये हमारा कसूर था। उसके बाद जब हमें जेल के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर बेड स्पेसेस मौजूद होती हैं, वहां पर क्या नाम है हमें कहा जाता है कि 20 लोग अंदर चले जाओ। लेकिन वहां पर जब अंदर जाते हैं तो बेड स्पेसेस आप लोगों को पता होगा, जो लोग यूएई में मौजूद हैं, बेड स्पेस होता है, एक छोटा सा बेड होता है, उसके अंदर आप लोग ले सकते हो। अब मेरे ऊपर एक डॉक्टर आता है जो कि बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी होती है। अब आपको पता है कि डॉक्टर की सैलरी वहां पर मिनिमम 30,000 to 35,000 दिरहम होती है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो 77 रुपीज से तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लाख रुपए वो एक महीने के वहां पर कमाता था। ये उसकी इज्जत को भी नहीं छोड़ा यार, खुदा की कसम। एक 65 साल का बाबा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको भी नंगा कर दिया गया, उसका भी नाला काट दिया गया। उसके बाद हमें जब उधर सुलाया जाता है, यानी कि लिटाया जाता है कि अब आप लोग यहाँ पर लेट जाओ, हमें कहा जाता है कि अब यहाँ पर आपने बैठना है और जब आपको बुलाया जाएगा आपने बाहर आ जाना। 2 घंटे के बाद हमें बाहर बुलाया जाता है, हमारी अटेंडेंस लगाई जाती है। अब उस वक्त तकरीबन मेरा नंबर होता है 2053, यानी कि 2053 मेरा नंबर। इट्स मीन के 2053 लोग वहां होकर चले गए हैं, मैं उससे अगला नंबर है मेरा। तो उसी दौरान यानी कि अगले दिन मैं देखता हूँ कि 3000 नंबर वाला भी बंदा आ जाता है। इट्स मीन के 3000 लोग उस जेल में मौजूद हैं। 3000 एक कहने की बात है भाई, 3000 खानदान चल रहे हैं उनके ऊपर। उन 3000 लोगों को वहां पर रखा जाता है। उसके बाद जब उन्हें हमें बाहर बुलाया जाता है, हमारी अटेंडेंस लगाई जाती है, वापस हमें बुलाया जाता है, हमें भूख लगती है तो हमने कहा कि हमें खाना खाना है। वहां पर बाहर मशीनें लगाई होती है, उन्होंने आपने अपना कोई चीज खानी दी है, कोई लेज लेनी है, कोई आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, वो अंदर मशीन लगाई है, अपना कार्ड पंच करोगे, वहां पर कार्ड मशीन होती है, वो पंच करोगे, उससे आप चीज बाय कर सकते हो। अब हम लोग तो अपना कार्ड ही अपने रूम वालों को दे आते हैं। मेरा मोबाइल जो कि रूममेट के पास पड़ा है एक, उसके अलावा मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े, ईच एंड एवरीथिंग मेरा इस वक्त दुबई में मौजूद है। कोई भी मैं अपने साथ नहीं लेकर आया, मेरा एक मोबाइल बस साथ होता है और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो हमें बाद में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। फिर उसके बाद हमें कहा जाता है कि अब आपको 5 बजे सुबह खाना मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या नाम है, और खाने में क्या दिया जाता है, एक खुबस, एक जो खट्टी सी पता नहीं कोई चीज होती है दही टाइप, वो दी जाती है, और साथ ही जो सालन दाल में दिया जाता है उसमें कुछ मेडिसिन मिलाई जाती हैं। जब एक ही नवाला मैंने मुंह पे डाला तो मुझे महसूस हुआ कि इसमें कुछ मेडिसिन है। उसके बाद हम रूम में जाते हैं, वापस रूम में जाने के बाद खाना खाने के बाद और जो डॉक्टर होता है उससे हम पूछते हैं कि ये खाने में क्या चीज थी, हमें तो इस तरह महसूस हुआ कि इसमें मेडिसिन है। डॉक्टर के मुताबिक वो कहते हैं कि यार इन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन मिलाई हुई है जिससे आपका यानी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, वो मेडिसिन मिलाई जाती हैं हर खाने में। 3 टाइम हमें खाना दिया जाता था, जो कि सुबह 5 बजे, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर उसके बाद 7 बजे। इन तीनों टाइम में वो उस खाने में मेडिसिन मिला के हमें खिलाते थे। और इस तरह का रवैया और इस तरह की रोटी कि आप खाई नहीं जाती। मैंने सिर्फ खुबस खाया ज्यादा, मेरे से कुछ खाना नहीं खाया जाता था। फिर मैंने बल्कि जब मुझे चौथा दिन हो गया, मेरी कॉल का भी नंबर नहीं आया और मुझे कॉल भी नहीं करवाई। और मैं लड़कों की वहां पर सैलरी पूछता हूँ तो किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 35,000 सैलरी है, किसी की 15,000 दिरहम सैलरी है, किसी की 10,000 दिरहम सैलरी है, किसी की 1500 दिरहम सैलरी है, किसी की 1000 दिरहम सैलरी है। इट्स मीन के हर किस्म के लोग वहां पर मौजूद हैं। वहीं पर अहले सुन्नत लोगों से भी मुलाकात होती है। अहले सुन्नत बताते हैं कि हम सिर्फ इमाम बारगाह में न्याज देने जाते थे, जो कि हम मुहर्रम में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की न्याज देते हैं, वो हम हमारे कहते हैं हमारे बौजदाद भी देते थे, तो हमने यहाँ पर भी वही देने जाते थे, क्योंकि अकीदत रखते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उस अकीदत के तहत वो लोग जाते थे। तो कहता यार हमें भी एक बार आईडी स्कैन हुई और हमें उठा लिया गया, यानी कि जिन लोगों की वहां पर आईडी स्कैन हुई है इमाम बारगाह के अंदर, फिलहाल तो उन लोगों को उठाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, क्योंकि जितनी जेल में काट कर आया हूं उसके मुताबिक, उस नॉलेज के मुताबिक जिनकी आईडी इमाम बारगाह में स्कैन है उन लोगों को उठाया जा रहा है। फिर साथ ही 2 बांग्लादेशी लोगों से भी मुलाकात होती है, और 2 बांग्लादेशी लोगों से मैंने पूछा, जो बल्कि मेरे साथ कुछ पारा चनार के लोग भी होते हैं, वो भी साथ बैठे होते हैं, उनसे गपशप मार रहे होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि यार आपको किस लिए उठाया गया, आप किस जुर्म में आए हो यहाँ पर। A4 सेल होती है, A4 के नाम से हमें रखा जाता है। वो बताते हैं कि यार हमें नहीं पता। फिर हम उनसे पूछते हैं कि यार आप इमाम बारगाह गए थे, कहता वो क्या होता है। अब आप अंदाजा लगा लें कि बंगाली लोगों को इमाम बारगाह का नहीं पता और वो सब उस जेल में मौजूद है। उसके बाद जो कहते हैं कि हमें नहीं पता, फिर हमसे पूछते हैं आप शिया हो, कहता नहीं, शिया क्या होते हैं, यानी उन्हें ये भी नहीं पता। फिर मैं उन्हें इशारा करता हूँ कि यार जो इस तरह होता है जिस जगह पर आप उस जगह गए थे, कहता हाँ हाँ हाँ, वहां पर वो अंदर एक मौलवी बैठा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ था, ऊपर खड़ा था, और फिर उसके बाद उन्होंने मातम भी किया था ऐसे हाथ से। तो कहता वहां पर मैं गया था। मैंने कहा क्यों, तुम लोग क्यों गए थे। कहता हमें पता चला था कि यार यहाँ पर चावल वगैरह अच्छा मिलता है। तो उस वक्त हम बहुत हंसे कि यार उनकी अंदाजा करें कि सिर्फ चावल खाने की खातिर बेचारे वो वहां पर गए, उनकी आईडी स्कैन हुई और उन्हें भी उठा लिया गया। चले हम लोग तो अहले तशी हैं, हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, रसूल पाक की आल से मोहब्बत करते हैं। हमें तो पता था कि हमारा इंजाम आखिर यही होना है, अगर यजीदियों ने पकड़ लिया तो हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाना है, हमारी इज्जतों को पामाल कर दिया जाना है, हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाना है। उसके बाद हम उठते हैं, मेरा चौथे दिन मेरा नंबर आता है कॉल का। मेरे दोस्त को मैं अभी मैं उसे दुआएं देता हूँ कि उसकी मेहरबानी है, अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा फरमाए, उसको इतना अता करे कि मैं उसके लिए दुआ इतनी करता हूँ। उसने मेरी कॉल उठा ली और हमें दिमागी टॉर्चर किया जाता है, मैं सोने नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं 5 दिन सोने नहीं दिया जाता। मैंने 2 दिन इसलिए वीडियो नहीं बनाई, मैं 2 दिन से मैं डिप्रेशन में था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ, क्या बात करूँ, किससे बात करूँ। मैं घर वालों से भी बात नहीं कर रहा था, मैं आकर सिर्फ और सिर्फ अपना लेट जाता था और लेटने के बाद उठता था, फिर लेट जाता था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं 3 साल के अरसे में 4 बार घर आया हूँ, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया जो इस बार ऐसा फील हो रहा है। वो फिर मुझे डाउट हुआ कि कुछ मेडिसिन जो वो खिलाते थे उसका असर अभी तक मौजूद है। फिर उसके बाद क्या नाम है, जब मेरा नंबर आया कॉल का, मेरे दोस्त ने कॉल उठाई, उन्होंने कहा कि 2 मिनट आपके पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जिसमें से मुझे 1 मिनट दिया गया। फिर मैंने उसे ये बताया कि मैं इस वक्त अलवरसान पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, पुलिस स्टेशन 3 में मौजूद हूँ और ये जेल है। मुझे इसी वक्त मेरा पासपोर्ट और मेरी टिकट करवा के, जो कि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे फौरन टिकट और मेरा पासपोर्ट मेरा करवाया और मुझे उस पुलिस स्टेशन में देकर गया। और वो उस पुलिस स्टेशन में आकर पूछता है कि यार मैं इस लड़के से अरसलान से मिल सकता हूँ। वो आगे से एक मैडम होती है, वो कहती है कि अगर आपने भी पाकिस्तान जाना है तो आ जाओ। आप ये अंदाजा लगाएं कि वो किसी पाकिस्तानियों को भी बख्श नहीं रहे। ये किस किस्म का बदला निकाला जा रहा है, किस किस्म की हमसे वो लोग बदला ले रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही। सिर्फ पाकिस्तानियों पे ही जुल्म क्यों हो रहा है, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। मैं मोहसिन नकवी से भी अपील करूंगा कि मेरी जो सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी थी, जो कि मेरी वहां पर सैलरी इस वक्त स्टक है, मैं 1 रुपया भी नहीं लेकर आया। मेरे पास सिर्फ 20,000 पाकिस्तानी रुपीस जो मेरे अकाउंट में पड़े थे वही मेरे पास मौजूद थे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नेक्स्ट डे जो कि मैं अपने कार्ड अपने फ्रेंड्स को देख रहा था, नेक्स्ट डे मेरी सैलरी आई तो मैं वो सैलरी कार्ड अपने फ्रेंड्स को देख रहा था, उन्होंने नेक्स्ट डे सैलरी निकाल ली थी। उनकी मेहरबानी, जब मैं जेल में था मुझे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। उसके बाद क्या ना मैं जब मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जब मुझे क्या ना मैं वहां से फिर 5वें दिन मुझे पता चला कि तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, टिकट आ गया, नीचे ले जाया जाता है। उसके बाद मुझे एग्जिट पॉइंट पर ले जाया जाता है जहाँ पर डिपोर्टेशन सेंटर होता है। डिपोर्टेशन सेंटर में ले जाने के बाद वहां पर बैठाया जाता है और वहां पर बैठाने के बाद फिर 3 लोगों को वापस ले जाया जाता है जेल के अंदर, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और फिर उन्हें अलवरसान पुलिस स्टेशन ही लेकर जाते हैं, उन्हें अलवीर जेल में लेकर जाया जाता है। क्योंकि जिनके पास पासपोर्ट, जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते, उन्हें वो महीना 2 महीना जेल में रखते हैं और इसी तरह उनके साथ जुल्म किया जाता है। जब मुझे डिपोर्टेशन सेंटर में लाया जाता है उसके बाद वहां पर एक सीआईडी आती है। सीआईडी आने के बाद आके कहती है पाकिस्तानी गांडुओ, बगैरत, कंजर, सेम इसी तरह ये वर्डिंग बोली जाती है। जैसे ही वो सीआईडी गालियां निकालता है हमें डायरेक्ट पाकिस्तानी गांडू कहकर बुलाता है। मुझे वैसे गाली कैमरे के सामने तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां की जो सीआईडी है इस वक्त पाकिस्तानियों को बगैरत समझती है। उनके नजरिए में हम लोग इस वक्त बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, वजह क्या है। उसके बाद हमें वो एयरपोर्ट पर ले जाकर हमें हमारी सब कुछ रेजिडेंसी कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ सीज कर देते हैं, अकाउंट सीज कर देते हैं। उसके बाद हमें एयरपोर्ट पर जहाँ पे जहाज फ्लाई करना होता है ऐसी जगह से लेकर जाते हैं जहाँ पर आम पब्लिक नहीं जाती, उस जगह से अंदर ले जाया जाता है। लेकिन अंदर ले जाकर जब हमारा सब कुछ हो जाता है हमें अंदर छोड़ दिया जाता है। यानी उधर हमारे पास 2 घंटे थे, उस वक्त हम यानी कि कुछ भी कर सकते थे, वहां पर खाना पीना सब कुछ आपके पास अगर पैसे हैं तो खा सकते थे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिरहम थे, जिसमें से मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ भी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं क्या करता, मेरे पास 1 रुपया नहीं था वहां, मैं कुछ खाता है। मैं यहाँ देखिए मैंने वहां पर कुछ जेल के अंदर भी कुछ नहीं खाया, मैं सिर्फ अपना कुबूस खाता था और वहां पर जो सालन वो देते थे, जो जहर मिलाकर में दिया जाता है, जो खुराक मिलाकर में दी जाती थी, वो खाते थे। फिर उसके बाद मैं अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करता हूँ जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचता हूँ कि यार अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। जो आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी, हल्की सी झलक मैंने ऐसे बनाई थी और उसमें मेरे लाखों व्यूज आए। खुदारा मेरी पाकिस्तान के हुक्मरान जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा और जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब से गुजारिश है, और जो अदारे जो इस वक्त इमिग्रेशन सेंटर हमारे वहां पर बने हुए हैं, उन सबसे अपील है कि खुदारा मेरी हाथ जोड़कर अपील है, पाकिस्तानियों को खुद संभाल लो, खुदारा पाकिस्तानियों की हिफाजत कर लो। और जो लोग इस वक्त पाकिस्तानी अहले तशी कौम यूएई में मौजूद है, मैं उन्हें कहूंगा कि प्लीज खुद ख्याल करें यार, ये कभी भी आपको उठा लेंगे। और क्या सलूक करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, इससे भी बदतर सलूक किए जा रहे हैं। लेकिन मैं 5 दिन रहा हूं तो मेरे साथ ये सलूक किया गया है। तो
बस इसके अलावा तो मैं कुछ और नहीं करना चाहता, उसके बाद मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ।